नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल और व। ये जो चार वर्ण होते हैं य, र, ल, व, इन्हें ही हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या हमसे पूछी गई है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है? तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है मुख के विभिन्न अवयवों से टकरा करके बाहर निकलती है, उसे हम लोग स्पर्श कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास टोटल कितने वर्ग हैं? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। अब इन वर्गों में प्रत्येक में 5-5 वर्ण होता है। क, ख, ग, घ, अंग। च में च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, इसी में प्रत्येक में 5-5 वर्ण होंगे। अब यहां से देखिए ये जो होता है ये कंठ से उच्चारित होता है, यानी जो वायु है वो कंठ से स्पर्श करते हुए वायु मुख से बाहर निकलती है। च वर्ग को देखिए ये तालु से उच्चारित होता है। ठीक है, च जो होता है वो तालु से उच्चारित होता है। ट जो है वो मूर्धा से उच्चारित होता है। त जो है वो दंत से उच्चारित होता है और प जो है वो ओष्ठ से उच्चारित होता है। देखिए ओष्ठ प वर्ग का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके ओठ जो है वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं। दंत से उच्चारण होने वाले जैसे त, थ, द, ध बोल करके देखिए आपके जीभ का जो अगला भाग है वो दांत को टच करते हुए महसूस होगा। ट को बोल करके देखिए ट, ठ, ड, ढ, तो आपका जो जीभ है वो मुड़ करके आपके मूर्धा को टच करते हुए महसूस होगा। तालु से जुड़े हुए च, छ, ज, झ बोल करके देखिए तो वो तालु से टच होते हुए महसूस होगा। तो इसीलिए चूंकि यहां पर टच होते हुए महसूस हो रहे हैं और वायु इनसे टकरा करके बाहर निकलती है, इसीलिए इसे स्पर्श बोलते हैं। टच मीन्स क्या होता है? स्पर्श ही तो होता है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5 और पांचवें में भी 5। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, 25 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है। तो महाप्राण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में वायु ज्यादा मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उसे हम लोग महाप्राण बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा क, ख, ग, घ, अंग। क बोल करके देखिए और ख बोल करके देखिए, आपको लगेगा ख में ज्यादा वायु बाहर निकल रही है। इसी प्रकार से ग में कम निकलेगा, घ में फिर आपको लगेगा कि ज्यादा वायु निकल रही है। तो किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, देखिए ये दूसरा और चौथा वर्ण, चाहे आप च वर्ग की बात करेंगे तो च बोल करके देखिए, फिर छ बोल करके देखिए, छ में आपका ज्यादा वायु निकलेगा। छ के बाद ज, फिर झ बोलेंगे तो फिर आपका ज्यादा वायु निकलेगा, फिर य। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है इसे ही हम लोग महाप्राण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है या फिर ज्यादा वायु मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। अब हमसे पूछा गया था कि कौन सा महाप्राण नहीं है, तो दूसरे और चौथे वर्ण के अलावा जितने भी वर्ण होंगे वो हमारे महाप्राण नहीं होते हैं। ठीक है, तो क देखिए ये कौन सा वर्ण है? ये पहला वर्ण है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण होने की शर्त क्या है? कि वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होना चाहिए, और क जो है वो क वर्ग का पहला ही वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण नहीं है, इसलिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें, देखिए ये क वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है यानी ये महाप्राण है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। फ देखिए प वर्ग का प के बाद आप क्या पढ़ते हैं? फ पढ़ते हैं, यानी ये दूसरा वर्ण है। तो मैंने आपको महाप्राण क्या बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो ये भी महाप्राण है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठ बोल करके देखिए, ट के बाद ठ आप बोलते हैं, ट वर्ग का दूसरा वर्ण है, यानी कि ये भी महाप्राण होगा क्योंकि दूसरा और चौथा वाला महाप्राण होता है। यही एक ऐसा विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 जो कि पहला वर्ण था और ये महाप्राण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृश शब्द का विलोम लिखिए। तो कृश का मतलब होता है या तो दुबला पतला या तो कमजोर। क्या होता है? कमजोर। तो कमजोर का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए
मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन भाषाई कौशल नहीं है? तो भाषा के कुल 4 कौशल होते हैं। पहला आपका होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि कौन सा कौशल नहीं है, तो चारों विकल्पों में देखते हैं। लिखना तो होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पठन भी होता है, पठन को ही पढ़ना बोलते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वाचन, बोलने को वाचन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, देखिए गद्य दिया गया, ये भाषा का कौशल नहीं है और यही हमसे पूछा गया था कौन कौशल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए स्वर को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उसी में से एक प्रकार मात्रा के आधार पर स्वर को बांटा जाता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। हमसे हर्ष स्वर के बारे में पूछा गया है, तो हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि जिसको आप बहुत कम समय में उच्चारित कर लेते हैं उसे ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अ, ठीक है, उसके बाद से छोटी ई, छोटा उ और री। इन सबको बोल करके देखिए आप बहुत जल्दी बोल लेंगे, यानी कम समय लगेगा इसका उच्चारण करने के संदर्भ में। लेकिन अगर आप आ बोल करके देखिए, अ बोलिए और आ बोलिए, इसमें जितना समय लग रहा है वो इस आ बोलने से कम लगेगा और आ बोलने में जितना समय लगेगा वो अ से दुगना लगभग समय लगता है। तो इसे हर्ष बोलते हैं जिसमें कम समय लगता है, और जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। और एक और होता है प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने के संदर्भ में। जैसे इसका उदाहरण आप ओम, ओम बोल करके देखिए, तो आप लंबे समय तक इसको उच्चारित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे हर्ष स्वर के बारे में पूछा गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर बोलते हैं, और उदाहरण में आप ये चारों लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। सुधा जो होता है वो अमृत को या फिर पीयूष को कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आप क्या लिख देंगे, सुधा का अर्थ हो जाएगा आपका अमृत। ठीक है, और हमसे पंकज के बारे में पूछा गया था, तो पंकज का मतलब होता है कमल। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कारक के बारे में कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया था कर्ता कारक का चिन्ह, तो कारक की कुल संख्या जो होती है वो 8 होती है, जिसमें पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन कारक। ठीक है, तो हमसे कर्ता कारक का चिन्ह पूछा गया था, तो आप पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने कारक चिन्ह आता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। देखिए अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करेंगे, किसी से बोल करके अभिव्यक्त करेंगे, तो हम अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो बोल करके, जो कि मैं आपको बोल करके अपने विचार को आप तक पहुंचा रहा हूं, या तो लिख करके, मैं यहां पर कुछ भी लिख रहा हूं तो आप इसका इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पर देख पा रहे होंगे। यानी कि मैं अपने विचारों को बोल कर भी अभिव्यक्त कर सकता हूं और लिख कर भी अभिव्यक्त कर सकता हूं। तो साधन का मतलब क्या होता है कि जिस माध्यम से आप बोलने जा रहे हैं या फिर लिख करके अभिव्यक्त करेंगे, वो कौन कौन से एक माध्यम होंगे, उसे ही हम लोग अभिव्यक्ति का साधन बोलते हैं। तो जैसे देखिए वाद विवाद, वाद विवाद में क्या होता है कि कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, इसका मतलब कि वह अपने भावों को, अपने विचारों को बोल करके अभिव्यक्त कर पा रहा है। इसके अलावा लेखन में आप लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, इसके अलावा जीवनी लिख सकते हैं, आत्मकथा लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो अपने विचारों को ही अभिव्यक्त किया जाता है। संवाद हो गया यानी कम्युनिकेशन, इसके अलावा इंटरव्यू हो गया यानी कि साक्षात्कार, ये सभी जो है, और इसके अलावा भाषण हो गया, विचार गोष्ठी हो गया, सम्मेलन हो गया, यहाँ पर अपने अपने भावों को बोल करके लोग अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले 2 प्रकार से इसको लिखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति
और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे निबंध हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, ये सब लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। और दूसरा आप लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत मैंने जो अभी आपको बताया कि साक्षात्कार हो गया, वाद विवाद हो गया, इसके अलावा संवाद हो गया, ठीक है, ये सभी आपका मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, तो बोलने के दौरान मैं अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए समय समय पर कई जगह पर कुछ देर के लिए रुकता हूं, ताकि आप समझ पाए कि हाँ एक वाक्य खत्म हो गया। अब ये मौखिक अभिव्यक्ति में हम लोग रुक करके या फिर ठहर करके इसको दिखा सकते हैं, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में कैसे आप दिखाएंगे? तो लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न प्रकार के ठहरावों को और विभिन्न प्रकार के अपने बोलने के लहजे को स्पष्ट करने के लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक वाक्य में बोल रहा हूं, मेरा नाम नीरज है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो यहां पर मैंने मेरा नाम नीरज है के बाद थोड़ा सा रुका, यानी कि यह दिखाने के लिए कि मेरा एक वाक्य कंप्लीट हो चुका और अब मैं दूसरा वाक्य बोलने जा रहा हूं। लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में आप इसको कैसे समझाएंगे? तो लिखित अभिव्यक्ति में जब मैं बोलूंगा कि मेरा नाम नीरज है, उसके बाद थोड़ा सा ठहराव दिखाने के लिए मैं यहां पर पूर्ण विराम लगाऊंगा, उसके बाद दूसरा वाक्य मैं लिखूंगा। इससे जो पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा कि यहां पर यह वाक्य पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहां पर थोड़ा ठहराव है, उसके बाद वो अगला वाक्य पढ़ेगा। यानी कि जिस प्रकार से हम मौखिक तरीके से बोलते हैं, विचारों को स्पष्ट करने के लिए ठहराव और विभिन्न प्रकार के एक तरीके से पॉज लेते हैं, ठहराव लेते हैं, तो इसे ही लिखित अभिव्यक्ति में स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विराम चिन्ह आप लिख सकते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम हो गया, दोहरा उद्धरण चिन्ह हो गया, जिसे अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा जिसे एकहरा उद्धरण चिन्ह कह सकते हैं आप, इतिश्री होता है, इसके अलावा अल्प विराम होता है, और ये सभी जो है, इसके अलावा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये सभी आपके विराम चिन्ह के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? मॉन्टेसरी विधि जो है वो प्री प्राइमरी के लिए लाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो पहले हमारी यहाँ शिक्षा प्रणाली थी 10+2 सिस्टम, उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब हमारे देश में 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया गया, जिसमें पहला जो 5 है ये सभी वर्ष को दिखा रहे हैं, ये सभी वर्ष को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज को दिखाता है और पहला जो 5 है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो इसमें भाग है वो शुरुआत के 3 साल है, जिसे हम लोग प्री प्राइमरी बोलते हैं, और उसके बाद से 2 साल जो है वो प्राइमरी का कक्षा 1 और 2 है। तो ये जो प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जब बच्चे की आयु 3 साल होती है तो देखेंगे कि उसे प्लेवे में, नर्सरी में डाला जाता है, और जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल तक होती है तभी बच्चा नर्सरी में या फिर प्लेवे में पढ़ता है, ठीक है। अब इसी आयु को सबसे उपयुक्त आयु माना गया है जब बच्चे को कक्षा 1 में पढ़ाए जाने के लिए तैयार किया जाएगा। पहले क्या होता था कि बच्चे जब 5 साल के होते थे, 6 साल के होते थे, तो डायरेक्टली उनको कक्षा 1 में डाला जाता था, लेकिन उस समय बच्चे पूरा मेंटली प्रिपेयर नहीं होते थे, क्योंकि 5 साल 6 साल तक वो ऐसे ही खेलते रहते थे, तो वो चीज़ों के लिए यूज्ड टू नहीं हुए रहते थे। लेकिन अब क्या किया जाता है कि 3 से 6 साल का जब बच्चा है तो उसको ऐसे ही खेल खेल में बच्चों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताई जाती है, ताकि कम से कम वो कक्षा में बैठना सीखे, किस प्रकार से अचानक से उस पर बोझ ना आ जाए कक्षा 1 में जाकर के। इसलिए उसको पहले से पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि धीरे धीरे ही सही उसका पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो। तो इसे ही प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट बोला गया, जो कि मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से बच्चों को कराया जाता है, खेल विधि के माध्यम से, मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से। इस पर बच्चे में ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाता है और ना ही एक तरीके से औपचारिक तरीके से, ज़्यादा अनौपचारिक तरीके से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिसमें खेल के माध्यम से और ये सभी चीज़ें होती हैं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में देखेंगे तो प्री प्राइमरी के अंतर्गत आपका प्लेवे स्कूल हो गया, नर्सरी हो गया, LKG हो गया, UKG हो गया। अब सरकारी विद्यालय में तो ये होता नहीं है, इसीलिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आंगनबाड़ी और बाल वाटिका जो कि गाँवों देहातों में होती हैं, उनके माध्यम से बच्चों को प्री प्राइमरी पढ़ाया जाएगा। यानी जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल होगी तब बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा, और जब बच्चे की आयु 6 साल प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो वो प्राइमरी में सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका उपयोग जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होती है, तो उनको पढ़ाई की तैयारी के लिए
कि अब बच्चा कम से कम स्कूल जाना सीखे। ये सब तैयारी के लिए बच्चे को मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, शिरोरेखा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो शिरोरेखा किसे कहते हैं? तो किसी भी शब्द को लिखने के दौरान शब्द के ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसे ही शिरोरेखा कहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मकान, उसके बाद लिख रहा हूं राम, उसके बाद लिख रहा हूं श्याम। तो आप कैसे जानेंगे कि कितने वर्ण मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं? तो अगर मैं देखिए, अगर सबके ऊपर एक लाइन खींच देता हूं तो यहां पर शब्द जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो गए। यानी कि शिरोरेखा हम लोग क्यों खींचते हैं? ताकि एक तो सुंदरता बढ़ जाती है और दूसरा विभिन्न प्रकार के शब्दों का एक दूसरे से अलगाव दिखाने के लिए। तो इसे ही हम लोग शिरोरेखा बोलते हैं। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से? कई वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं और शब्दों के ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसे ही शिरोरेखा बोलते हैं। और ये क्यों खींची जाती है मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये सुंदरता को बढ़ाते हैं और दूसरा शब्दों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी उनके बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। अब हमसे पूछा गया था 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो कोई भी 2 शब्द का उदाहरण आप लिख करके इस प्रकार से समझा सकते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया है, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला लेखन जिसका मतलब होता है लिखना और दूसरा है शिक्षण, यानी कि बच्चों को लेखन सिखाने का एज ए टीचर हम लोग जो बच्चों को लिखना सिखाते हैं उसका क्या महत्व है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं कि विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभियोगिता की आवश्यकता होती है। लिख करके हम अपने विचारों को सदियों तक स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो कुछ बोल करके चले गए तो उसका उतना महत्व नहीं पड़ेगा अगर वो लिख करके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो बोल करके गए हैं तो मान करके चले कि वो हो सकता है कि कुछ सालों बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन लिखित अभिव्यक्ति जो होती है, लेखन के माध्यम से जो अभिव्यक्ति होती है वो स्थायी रहता है सदियों तक। ठीक है, क्योंकि एक बार उन्होंने लिख दिया तो जब तक वो पेपर नष्ट नहीं हो जाता तब तक वो लेखन एक तरीके से स्थायी रहेगा। दूसरा आप लिख सकते हैं, दैनिक जीवन का विवरण रखने पर घर का दैनिक हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, तीसरा, लिखित भाषा ही साहित्य के भंडार में वृद्धि करती है। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं चौथे में कि लिखित भाषा से हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से परिचित होते हैं और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जो हमें विभिन्न प्रकार के लेख मिले हैं, विभिन्न प्रकार के पुरातत्व खोजों के माध्यम से जो लेख मिले उसी से तो हम संस्कृति के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में क्या था, ये सभी संस्कृति सभ्यता के बारे में हम लोग समझते हैं। यानी कि ये लेखन के माध्यम से हम लोग अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं। तो ये सभी आप लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब लिखना, यानी कि सुन करके लिखना ही श्रुत लेख कहलाता है। ये इसका अर्थ हो गया। और दूसरा हमसे महत्व के बारे में पूछा गया है। तो इसके महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि इससे बच्चे में श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा लिखने से पहले सुनने पर जोर देगा तो जाहिर सी बात है श्रवण कौशल उसमें विकसित होगा। लेखन की गति में वृद्धि होती है। तीसरा आप लिख सकते हैं सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है बच्चों में। चौथा लिख सकते हैं अक्षर विन्यास की शिक्षा मिलती है। पांचवा लिख सकते हैं बोध शक्ति का विकास होता है। छठा लिख सकते हैं छात्र विराम चिन्हों का ठीक से उपयोग करना सीख जाते हैं। और सातवां लिख सकते हैं सुंदरता, स्पष्टता और शुद्धता का अभ्यास हो जाता है। तो ये सभी आप इसके महत्व के बारे में लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। ऊष्म व्यंजन के बारे में आप लिख सकते हैं कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु जो है वो मुख के विभिन्न अवयवों से टकराए और सांस में एक गर्मी पैदा कर दे, ऊष्मा पैदा कर दे, उसे ही हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और इनके नाम लिखने के लिए बोला गया था तो तालव्य श जिसका उच्चारण तालु से होता है, मूर्धा स जिसका उच्चारण जो मूर्धा से होता है, उसके बाद से दंत्य स जिसे ये वाला सा बोलते हैं, और ह। इन सबको बोल करके देखिए श, श, स, ह। आपको लगेगा कि वायु घर्षण करते हुए पूरा एक तरीके से मुख के अवयवों को टच कर रही है, जिसकी वजह से आपके मुख में एक गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनके नाम क्या हो जाएगा, तालव्य श, मूर्धा श, स और ह। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछा गया है देवनागरी लिपि की विशेषता का उल्लेख करिए। तो पहला आप लिख सकते हैं कि यह लिपि अत्यंत सरल है। दूसरा लिख सकते हैं कि इसकी लिखावट सुगठित है। तीसरा लिख सकते हैं इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक समान होते हैं।
चौथा लिख सकते हैं इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। छठवां लिख सकते हैं कि देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। सातवां लिख सकते हैं देवनागरी लिपि के वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप होते हैं। देवनागरी लिपि के प्रत्येक अक्षर सुंदर और वक्र होते हैं और इसका जो वर्णमाला है उसमें वर्णों का जो क्रम है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार से आप इसके विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया है विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सहित समझाइए। तो विलोम शब्द उन शब्दों को बोलते हैं जो कि अर्थ में एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे कि अगर मैं उदाहरण भी बोला गया था, तो जैसे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ रात, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विलोम शब्द को बता सकते हैं, यानी कि ऐसे शब्दों का जोड़ा जो कि एक दूसरे के अर्थ और भाव में विपरीत हो उसे विलोम शब्द बोलते हैं। दूसरा पूछा गया था तुकांत। तो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि तुक वाला अंत, यानी कि वे शब्द जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं उन्हें तुकांत बोलते हैं। जैसे कि रहन सहन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वाक्य लिखा गया है जिसका अंतिम वर्ण रहन आया और दूसरा वाक्य था जिसका अंतिम वर्ण सहन आया, तो देखिए अंतिम वाले वर्ण जो है वो तुकांत बना रहे हैं, इसीलिए इसे तुकांत शब्द बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया समानार्थी शब्द। तो देखिए ये इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, समानार्थी ये कैसे बना हुआ, समान अर्थी, यानी जिसका अर्थ समान है उसे समानार्थी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोलें पंकज, इसके अलावा नीरज, तो ये समान अर्थ वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, कमल के सेंस में। ठीक है, तो इसे हम लोग समानार्थी शब्द बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा और उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आप अनुस्वार में लिख सकते हैं कि अनुस्वार जो होता है वो नासिक के व्यंजन ध्वनि है, यानी कि जिसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, और जो अनुनासिक होता है वह स्वरों का ध्वनि गुण होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है, और अनुनासिक में आप लिख सकते हैं कि इसमें उच्चारण में जो हवा है वह मुंह से और नाक से दोनों से बाहर निकलती है एक साथ। ठीक है, तीसरा आप अनुस्वार में लिख सकते हैं कि यह स्वर के बाद अपने नाम के अनुसार आता है। ठीक है, और अनुनासिक में लिख सकते हैं कि यह स्वर के साथ आता है। ठीक है, और अनुस्वार क्या होता था, स्वर के बाद आता था। अगला आप लिख सकते हैं अनुस्वार में कि इसकी लिपि चिन्ह बिंदु होती है। ठीक है, इसको आप बिंदु से दिखाते हैं। और अनुनासिक में लिख सकते हैं कि इसका लिपि चिन्ह ये चंद्र बिंदु जो होता है वो होता है। अब इसके उदाहरण में अगर हम लोग बात करें तो जैसे परंपरा, देखिए मैं लिख रहा हूँ परंपरा, देखिए यहाँ पर परंपरा, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदी आ रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। इसके अलावा पंचम आप लिख सकते हैं, तो देखिए पंचम, तो देखिए पंचम ये बिंदु आ गया, तो ये सब अनुस्वार के उदाहरण हैं। और अनुनासिक में क्या लिख सकते हैं, आंगन, देखिए ये चंद्र बिंदु आ गया। इसके अलावा चांद, देखिए फिर से चंद्र बिंदु आ गया। तो ये सब आपके अनुनासिक के उदाहरण हो जाएंगे। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।